हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको चोरी के बारे में बताऊंगा। क्या हर वो व्यक्ति जो चुपके से कोई चीज़ उठा ले तो चोर होगा? हम इस बारे में भी जानेंगे। आखिर चोर कौन होता है? भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 378 चोरी को डिफाइन करती है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और वीडियो के आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य भी बताऊंगा। साथ ही आपसे मैं अब एक पूछता हूँ आपसे प्रश्न, एक क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। सही जवाब देने वाले कमेंटेटर्स के नाम मैं अपने अगले वीडियो में बोलूँगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त अमरकेश विश्वकर्मा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में चोरी की परिभाषा के अंतर्गत मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आप सुन के हैरान रह सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी होता है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 378 यानी कि 378 चोरी के बारे में है। इसके अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जंगम यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति को बेईमानी से यानी कि धोखे से चुपके से उसको अपनी जगह से हटा देता है, ले लेता है, और वो ये वहाँ से हटाता है जहाँ पर ये किसी के कब्जे में होती है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने चोरी की। इसके लिए 5 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कि वो स्पष्टीकरण क्या है। पहला स्पष्टीकरण है, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है जंगम संपत्ति का विषय ना होने से चोरी की नहीं होती है। यानी कि इसके पहले स्पष्टीकरण में ये बताया गया है कि जब तक कोई वस्तु भूबद्ध यानी कि ज़मीन से जुड़ी रहती है, ज़मीन में लगी होती है, तो चोरी नहीं की जा सकती है। किंतु जब ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। पहले स्पष्टीकरण में आगे ये बताया गया है कि कोई संपत्ति भूमि से लगी हुई है, भूमि से जुड़ी हुई, वो जैसे ही भूमि से अलग की जाती है तो वो चोरी का विषय हो जाती है, यानी कि उससे चुराया जा सकता है। दूसरा स्पष्टीकरण है, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है चोरी हो सकेगा। यानी कि अगर किसी वस्तु को, किसी चीज़ को हटाया जाता है तो उसे भी चोरी कहा जाएगा। तीसरा स्पष्टीकरण है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज़ को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से पृथक करता है, तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। यानी कि तीसरे स्पष्टीकरण में ये बताया गया है कि किसी वस्तु को हटाना, किसी चीज़ को हटाना, ये कब कहा जाएगा? ये तब कहा जाएगा जब कोई किसी वस्तु को हटाता है, हटाने से पहले उस वस्तु को कोई और चीज़ रोके हुए है। जिस वस्तु को हटा रहा है उसको कोई और बाधा रोके हुए है, उसी को वो पृथक कर देता है उससे, तो ये वास्तव में कहा जाता है कि उसकी चोरी की। इसका चौथा स्पष्टीकरण है, वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है, उस जीव जंतु को हटाता है, यह तब कहा जाता है जब वह ऐसी हर एक चीज़ को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी जीव जंतु को हटाता है किसी साधन द्वारा, किसी हथियार द्वारा, ये ऐसा तब माना जाएगा, तब कहा जाएगा जब उसने उस चीज़ को भी हटा दिया हो, उस साधन को भी हटा दिया हो जिससे उस जीव जंतु की रक्षा हो रही थी, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने चोरी की। इसके 5वां स्पष्टीकरण है, परिभाषा में वर्ण सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, यानी कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है। यानी कि इस परिभाषा में, यानी कि धारा 378 में जिस सम्मति की बात की गई है, जिस कंसेंट की बात की गई है, ये सम्मति उस व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है जो उस वस्तु पर, उस चीज़ पर, जीव जंतु पर अपना प्राधिकार रखता है। ये तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने चोरी की जो बेईमानी करता है। चोरी करने का मेन मोटो बेईमानी करना होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का मोटो, किसी व्यक्ति का इरादा बेईमानी का नहीं है, सद्भावपूर्वक उसके गुड फेथ के साथ में है, तो चोरी नहीं करता है, ऐसा कहा जाएगा, ऐसा माना जाएगा। विधि ऐसा मानती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, इसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। तो ए की संपत्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति सद्भावपूर्वक मानते हुए बी के कब्जे से सी उस संपत्ति को ले लेता है। यह सी उस संपत्ति को बेईमानी से नहीं लेता है, इसलिए वह चोरी नहीं करता है। यानी कि अगर बेईमानी से संपत्ति ना ली जाए, सद्भावपूर्वक ली जाए, अनजाने में,
तो चोरी करना नहीं माना जाएगा। चलिए मैं आपको चोरी के कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। ए अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार बी के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ यदि ए का आशय बी की सम्मति के बिना बी के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से ले लेना हो, तो ज्यों ही बी के कुत्ते ने ए के पीछे चलना प्रारंभ किया, ए ने चोरी की, ये माना जाएगा। ए की सम्मति के बिना ए के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से ए की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को बी काट डालता है। यहाँ ज्यों ही बी ने उस वृक्ष को लेने के आशय से भूमि से पृथक किया, उसने चोरी की। यानी कि एक ही जगह पर कोई पेड़ लगा हुआ है और बी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि एक ही सम्मत के बिना, सहमत के बिना और चुपके से, चोरी से, बेईमानी से उस पेड़ को काट लेता है और लेकर चला जाता है, तो कहा जाएगा कि बी ने चोरी की। ए जो बी का सेवक है और जिसे बी ने अपनी प्लेट की देख रेख न्यस्त कर दी है, बी की सम्मत के बिना प्लेट को बेईमानी से लेकर भाग गया, ए ने चोरी की है। यानी कि एक कोई व्यक्ति है जो बी का सेवक है, उससे बी ने कहा है कि उसकी प्लेट जो कि मेज पर रखी है उसकी देख रेख करेगा और बी वहाँ से चला जाता है। जैसे ही बी जाता है तो ए उस प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग जाता है, तो यहाँ पर ए ने चोरी की, ऐसा कहा जाएगा। चलिए एक बात देख लेते हैं। प्यारेलाल बनाम राज्य 1963, 2 क्रिमिनल लॉ जनरल 178 SC। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां अभियुक्त सरकारी विभाग में अधीक्षक के पद पर कार्यरत था, कार्यालय से एक फाइल अपने घर लाया और उसे किसी अन्य को दे दिया और जिस व्यक्ति को उसने दिया उस व्यक्ति ने उसमें उस फाइल में से कुछ पन्ने निकाल के उसमें अन्य पन्ने लगा दिए। यानी कि जो पन्ने उसने निकाले उन पन्नों की जगह पर कोई दूसरे पन्ने लगा दिए। बाद में अभियुक्त ने उसे कार्यालय में रख दिया। उसे चोरी के लिए दोष सिद्ध किया गया क्योंकि उसने कार्य बेईमानी से किया था। धारा 378 में चोरी के आवश्यक तत्व भी बताए गए हैं, यानी कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ थेफ्ट। इसके 5 आवश्यक तत्वों को बताया गया है। यानी पहला आवश्यक तत्व है कि अपराधी की ओर से बेईमानी से किसी वस्तु को लेने का आशय होना चाहिए। दूसरा, जिस संपत्ति की चोरी की गई है वह चल संपत्ति होनी चाहिए, यानी कि ऐसी संपत्ति जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तीसरा आवश्यक तत्व है कि संपत्ति जो कि चुराई जा रही है वो किसी के कब्जे में होनी चाहिए। चौथा, संपत्ति कब्जाधारी की सम्मति के बिना ली जानी चाहिए, यानी कि जो संपत्ति है और जिस पर उसका किसी का कब्जा है उसकी सम्मति के बिना, सहमति के बिना उसको लिया जाना चाहिए। पांचवा आवश्यक तत्व है संपत्ति इस प्रकार ले जाने के लिए उसको वहाँ से हटाया जाना चाहिए। पांचों में से कोई अगर एक भी चीज़ करता है या पांचों चीज़ें मौजूद होती हैं तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने चोरी की, वो व्यक्ति चोर है। धारा 379 379 चोरी के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि धारा 378 के लिए चोरी के लिए 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने का या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा चोरी के बारे में जाना जो कि धारा 378 में है इंडियन पिनल कोड में। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और भूलिएगा मत कि जो सही जवाब देगा उसके नाम मैं अपने अगले वीडियो में बोलूँगा। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 ये किस बारे में है, क्या प्रावधान करती है, आपको ये बताना है। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट बताता हूँ, यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया नियम है जिससे पूरी दुनिया को प्रेरणा लेनी चाहिए। वहाँ पर नियम ये है कि जब बड़े खाना खा लेते हैं तभी छोटे खाना खाते हैं, तभी बच्चे खाना खाते हैं। यानी और इस नियम को सख्ती से वहाँ पर लागू किया जाता है कि प्रत्येक परिवार में, हर घर में सबसे पहले बड़े ही खाएंगे, छोटे बाद में खाएंगे, पहले छोटे नहीं खा सकते हैं। इस फैक्ट के बारे में, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।